Namaskar, this is Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So dear children, we are going to continue the previous lesson, Indian civilization and culture, which we continued in fact in the last class itself. So in this part or in the previous lesson, what we studied, dear children, let us have a recap of that. Let us recapitulate those things. So we studied, dear children, that Gandhiji is teaching us, or Gandhiji is trying his best to highlight the brilliance, the greatness of Indian civilization and culture. At the same time, he is also comparing it with the Western civilization and culture. प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस क्लास में जो पहले का क्लास था, लेसन था हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और इससे पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से गांधी जी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में हमें बताते हैं, किस तरह से वो यह साबित करते हैं कि हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता अभी भी कायम है, अपने सौंदर्य के साथ अभी भी कायम है, अपनी ओरिजिनलिटी के साथ। और उसके साथ ही गांधी जी तुलना भी करते हैं कि हमारी जो सभ्यता है वह किस तरह से पश्चिमी सभ्यता से बेहतर है। हाउ इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट, डियर चिल्ड्रन, इस संदर्भ में प्यारे बच्चों, आप एक मुहावरे के थ्रू, एक मुहावरे के द्वारा आप इसे बेहतर समझ सकते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि टू बर्ड्स विथ ए स्टोन, मतलब एक पत्थर से दो पक्षियों का शिकार। और ठीक इसी तरह से अपनी भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में एक कहावत है, गोरस बेचन हरी मिले, एक पंथ दुई काज। तो यहाँ आप समझ सकते हैं, इस मुहावरे के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि हमारे कल्चर की, हमारी संस्कृति के मूल में क्या है और उनके संस्कृति के मूल में क्या है। तो आप जब गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारी संस्कृति के मूल में अहिंसा है। गोरस बेचन हरी मिले, एक पंथ दुई काज। यहाँ हिंसा का नामो निशान नहीं है, लेकिन वहाँ अगर देखें तो टू बर्ड्स विथ ए स्टोन, वहाँ हिंसा की बात होती है कि एक पत्थर से दो पक्षियों का शिकार। सो दिस इज हाउ in fact Indian civilization, the thought process, the thinking, the values, the moralities, so on all these are the very foundation of Indian civilization and culture, and therefore it is said that it has survived throughout ages, and it is also known as the melting pot. प्यारे बच्चों, melting pot एक फ्रेज जिसका मतलब ये है कि जो भी बाहर के लोग आए, दूसरी संस्कृति से जो भी लोग आए, दूसरी सभ्यता से जो लोग आए अपने हिंदुस्तान, तो यहीं के हो के रह गए, यहीं के बन के रह गए। दे कुडंट चेंज द ethos, the true value, the true nature, the true essence of Indian civilization and culture. So this is also really the beauty of Indian civilization, and it tells us about its strong root, about its strong foundation. तो यह हमें बताता है कि हमारी सभ्यता की बुनियाद, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, इसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं कि बाहर से भी जो लोग आए वो यहीं के हो गए, वो यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की सभ्यता को बदल नहीं पाए। लेट अस सी फर्दर व्हाट गांधी जी हैज इन दिस एसे फॉर अस। नेक्स्ट, सो they further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance, and that people would not be happy in them. हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने इस बात को समझा कि ये जो आज के जो बड़े बड़े शहर हैं, या जो शहरी सभ्यता है, जो शहरी जीवन है, यह एक सिर्फ फंदे की तरह काम करता है। स्नेयर का मतलब बच्चों फंदा होता है जिसमें किसी चीज़ को फंसाया जाता है।
यूजलेस एनकम्बरेंस, बेवजह का एक व्यवधान है हमारे जीवन में, यह क्रिएट करता है, या दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी दैम। और गांधी जी को इस बात का पूरा यकीन है कि लोग इस तरह से, जो पूरी एक भौतिकवादी जिंदगी को दर्शाता है, भौतिकवादी सोच को दर्शाता है, तो उसमें इंसान कभी खुश नहीं रह सकता है। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स। और गांधी जी कहते हैं कि अगर इस तरह के बड़े बड़े शहर होंगे, लोगों का सोच, लोगों की ज़िंदगी का आधार अगर सिर्फ भौतिकवादी ही हो, तो वहाँ गैंग्स ऑफ थीव्स होंगे, वहाँ व्यभिचार फैलेगा, चोरी होगी, रॉबर्स होंगे, प्रोस्टिट्यूशन होगी, एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन दैम, एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन। और जब इस तरह की बातें होगी, जिस समाज में न तो नैतिकता हो, न तो कोई एथिक्स हो, न तो कोई मूल्य हो, तो वहाँ इसी तरह से व्यभिचार फैलेंगे फूलेंगे, और जो लोग गरीब हैं वो अमीरों के द्वारा लूटे जाएंगे। दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेजेस। और इस तरह से गांधी जी कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, जो प्राचीन भारत था, उसमें लोग बहुत ही संतुष्ट थे छोटे छोटे गाँव के साथ। एंड देयरफॉर डियर चिल्ड्रन, विलेजेस वर नोन इन दोज डेज, विलेजेस वर नोन एज स्मॉल रिपब्लिक्स, क्योंकि गांव अपने आप में सब कुछ होता था। दे सॉ दैट किंग्स एंड their swords were inferior to the swords of ethics। उन्होंने देखा, उन लोगों ने इस बात को देखा कि जो swords, जो तलवार की बात जहाँ होती है, so swords were inferior to the swords of ethics। नैतिकता मूल्य के सामने वह तलवार कमतर पड़ता था, कमतर होता था। एंड दे therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and fakirs। और ऋषियों की ज़िंदगी, फ़कीरों की ज़िंदगी, मुनियों की ज़िंदगी, आध्यात्मिक लोगों की ज़िंदगी कहीं इन तमाम चीज़ों से बहुत ही बेहतर हुआ करता था। A nation with a constitution like this, एक राष्ट्र जिसका संविधान ऐसा हो, is fitter to teach others than to learn from others। और एक राष्ट्र जिसका संविधान ऐसा हो, तो बच्चों आप समझ रहे होंगे कि गांधी जी हमें क्या बताना चाह रहे हैं, कि जिसका संविधान ऐसा हो, कहने का मतलब जहाँ मोरालिटी है, मोरालिटी जहाँ नैतिकता है, जहाँ एथिक्स है, जहाँ वैल्यूज है, जहाँ स्पिरिचुअलिटी है, जहाँ ऋषि फ़कीरों, मुनियों, महात्माओं, इन तमाम की बहुत ज़्यादा इज्जत है और ज़िंदगी के अहम हिस्सा होते हैं। तो जिस राष्ट्र में ये सब हो, वह राष्ट्र भला किसी और से कैसे सीख सकता है? वह तो हमेशा दूसरे को ही सिखाएगा। और इसलिए अतीत के हिंदुस्तान को विश्वगुरु कहा जाता था। दिस नेशन हैड कोर्ट्स। इस राष्ट्र के पास कोर्ट्स हुआ करता था, न्यायालय हुआ करता था, लॉयर्स हुआ करते थे, वकील हुआ करते थे, डॉक्टर्स थे, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स। और वो सब के सब बिल्कुल पहुँच के अंदर थे, इंसान के पहुँच में था, आसानी से उपलब्ध थे। एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर। हर किसी को मालूम था ये प्रोफेशन खासकर सुपीरियर नहीं थे। मोरओवर दीज वकील्स एंड वैद्स, इसके बावजूद ये वकील जो थे, ये जो वैद्य थे, डिडंट रॉब पीपल, ये लोगों को लूटते तो नहीं थे। दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स, वो लोगों पर आधारित थे, नॉट देयर मास्टर्स, मालिक की तरह व्यवहार नहीं करते थे। सो प्यारे बच्चों, यहाँ गांधी जी हमें समझाना चाह रहे हैं कि जो पहले के जो वकील हुआ करते थे या पहले के जो वैद्य हुआ करते थे, वह समाज सेवी स्वभाव के हुआ करते थे, लोगों की सेवा करते थे। वह लोगों के मास्टर की तरह, मालिक की तरह व्यवहार नहीं किया करते थे। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, और न्याय बिल्कुल यूँ कह सकते हैं कि फेयर था, बिल्कुल साफ साफ था, हर किसी को न्याय मिलती थी, समाज बिल्कुल न्यायोचित था। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, और एक सामान्य, एक साधारण नियम ये था कि कोर्ट्स को छोड़ा जाए, कोर्ट से दूर रहा जाए। देयर वर नो टाउट्स टू ल्योर पीपल इनटू देम,
टाउट्स कहते हैं एजेंट्स को, दलाल को। तो उस ज़माने में कोई टाउट्स नहीं हुआ करते थे, दलाल नहीं हुआ करते थे जो लोगों को प्रलोभन दें, लोगों को उसमें फंसाएं। दिस इविल टू वॉज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। और ये चीज़ें भी अगर कहीं देखी भी जाती थी तो राजधानी के इर्द गिर्द ही देखी जाती थी, राजधानी के आसपास ही देखी जाती थी। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली। सामान्य जन बड़े स्वतंत्र जिंदगी जीते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और अपने पेशा जो मूलतः कृषि का पेशा हुआ करता था, सब के सब अधिकांश लोग कृषक हुआ करते थे, तो अपनी खेती करते थे। दे एन्जॉयड ट्रू होम रूल, और गांधी जी इसे होम रूल कहते हैं। एंड द पीपल एन्जॉयड दिस होम रूल। सो डियर चिल्ड्रन, गांधी जी in this part of the essay, he's highlighting the virtues of Indian civilization. He is telling us, and at the same time he is also differentiating the materialistic approach of life and the spiritual approach of life. The distinction he is making, that's crystal clear. वो बिल्कुल साफ साफ जो भेद वो हमें समझाना चाह रहे हैं। गांधी जी कह रहे हैं कि people in ancient India, they didn't prefer no materialistic way of life. It means they didn't construct high-rise buildings, skyrocketing buildings, big cities, and they preferred to live in a small villages. तो हमारे प्राचीन भारत के जो लोग थे, बड़ी सोच समझ के साथ, सूझबूझ के साथ उन्होंने बड़े बड़े शहरों, बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण नहीं किया। वो एक छोटे छोटे गांवों में रहते थे, जो उस ज़माने में एक रिपब्लिक, एक गणराज्य की भूमिका निभाती थी। विलेजेज वर सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट। गांव जो हुआ करते थे उससे वह बिल्कुल आत्मनिर्भर हुआ करते थे, गांव में सब कुछ मिलता था। एंड एज दे लिव्ड इन स्मॉल विलेजेज, द रियल एम्फेसिस ऑफ लाइफ वाज ऑन मोरालिटी। जीवन का जो जीवन में जो मुख्य बातें थी, लोग नैतिकता या नैतिक प्रधान जिंदगी जीते थे। नैतिकता का बहुत बड़ा महत्व था, सदाचार का महत्व था, ट्रुथ का महत्व था, नॉन वायलेंस का महत्व था। सो दिस इज हाउ पीपल लेड। इट्स ट्रू दैट द लाइफ वाज ऑलमोस्ट ऑस्टियर। जीवन में उतना धन नहीं था, बट स्टिल द लाइफ वॉज रियली वेरी हैप्पी। लेकिन जिंदगी, और देयर वॉज अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन द लाइफ ऑफ पीपल। पीपल वर रियली वेरी हैप्पी। जिंदगी में बहुत ज़्यादा खुशी थी। धन तो नहीं था, लेकिन खुशी, आनंद से भरपूर जिंदगी थी। सो हियर इन फैक्ट, एंड देन आफ्टर व्हाट गांधी जी टेल्स अस, एंड इन फैक्ट you can also compare the modern doctors, the modern lawyers, with those Vaids, with those wakils. So Gandhi is telling us that the wakils, the lawyers which you say, the Vaids, so they were in fact in ancient India, they were the true friends of people. They were not extorting money from the people, they were not the masters of the people. वो लोगों के सच्चे मित्र हुआ करते थे। वह लोगों पर अपना अधिकार नहीं जमाते थे, वह लोगों पर या लोगों से अत्यधिक पैसा नहीं वसूलते थे। सो द इन फैक्ट देयर वाज रियली अ ग्रेट डील ऑफ हार्मनी अमंग डिफरेंट people of occupations in ancient society, in ancient India. And what he is trying to tell us now, that you can compare the modern doctors, the modern lawyers with those, and therefore the kind of decay, or the kind of downfall which you are finding, or which we find in present day society, that is because we are trying to be more materialistic instead of being a spiritual. तो गांधी जी इस बात पर जोर देना चाह रहे हैं, हमें ये समझा रहे हैं कि जो हमारे प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में जो वकील हुआ करते थे, जो वैद्य हुआ करते थे, वो सही मायने में लोगों के सच्चे मित्र हुआ करते थे।
और बच्चों, आप इससे एक कंपैरिजन भी कर सकते हो। और जो भी गिरावटें आई है वह सिर्फ इसलिए आई है कि हमारे जीवन में भौतिकवादिता मेटेरियलिज्म का ज़्यादा हमने महत्व दे रखा है, इसलिए हमारे जीवन में परेशानियां भी बढ़ी और दुख भी आए। लेट अस सी व्हाट इज इन द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, गांधी जी कहते हैं कि जैसा मैंने भारतीय सभ्यता का चित्रण किया है, जैसा मैंने इसका वर्णन किया है, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटैरिज, और इसी तरह से बहुत सारे लोग, इसको चाहने वाले, इसको पढ़ने वाले, इसमें जीने वाले बहुत सारे लोगों ने इसका वर्णन इसी तरह से किया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेन्ड परफेक्शन। गांधी जी कहते हैं इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेन्ड परफेक्शन। जो पूर्णता की बात है तो संसार का कोई भी ऐसा जगह नहीं, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं, कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं जहाँ इंसान सब के सब पूर्ण रूप से संतुष्ट हो। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग। और हिंदुस्तान की जो सभ्यता है उसकी प्रवृत्ति क्या है? उसकी प्रवृत्ति है कि हमें नैतिकता का भाव जगाए, हमें नैतिकता या हमारी नैतिकता को उठाए। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपगेट इमोरलिटी। और जहाँ तक पश्चिमी सभ्यता की बात है वह अनैतिकता को बढ़ावा देती है। द लेटर इज गॉडलेस। बाद की जो सभ्यता है वह ईश्वर विहीन सभ्यता है। द फॉर्मर इज बेस्ट ऑन अ बिलीफ इन गॉड। और जो पूर्ववर्ती है, जिसे आप भारतीय सभ्यता कहते हैं, वहाँ ईश्वर में लोग आस्था रखते हैं, ईश्वर में यकीन करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, कितनी समझदारी की बात है, कितने यकीन की बात है। इट बिहोव्स every lover of India so cling to the old Indian civilization even as a child clings to the mother's breast। जिस तरह से बच्चे अपने माँ के स्तन से चिपक जाता है, ठीक उसी तरह से जो हिंदुस्तान की सभ्यता को समझने वाले लोग हैं, जो इससे प्यार करने वाले लोग हैं, उनको उसी तरह से हिंदुस्तान की सभ्यता के साथ उसी तरह का प्रेम उनको रखना चाहिए। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, क्योंकि अब गांधी जी यहाँ अब एक अलग बात कह रहे हैं कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, क्योंकि ऐसा लग सकता है जब वो लिखते हैं कि सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया सो क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट। तो उनको लगा कि कुछ लोग कहीं ऐसा न समझे कि गांधी जी पश्चिमी सभ्यता को हेट करते हैं, पश्चिमी सभ्यता से नफरत करते हैं। तो उस बात को गांधी जी साफ करते हैं। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी थिंग और फॉर मैनी अ थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। गांधी जी यहाँ हमें कह रहे हैं कि पश्चिमी साहित्य से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको उन्होंने सीखा है, जिसको उन्होंने अपनाया है, और गांधी जी उसके लिए कृतज्ञ भी हैं, वो धन्यवाद भी देते हैं। But I am thankful to modern civilization for teaching me that if I want India to rise to its fullest height, but I am thankful to modern civilization for teaching me that if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learnt one lesson from it, that is that we must shun it at all costs। फिर गांधी जी जो बात कर रहे हैं, अब ये गांधी जी यहाँ कह रहे हैं कि अगर हम हिंदुस्तान की सभ्यता को, हिंदुस्तान की ज़िंदगी में बेहतरी लाना चाहते हैं, इसको बिल्कुल एक पराकाष्ठा तक ले जाना चाहते हैं, बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, तो गांधी जी कह रहे हैं कि मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो ये मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ये जो आधुनिकता है, आधुनिकता के नाम पर जो कुछ भी परोसे जा रहे हैं, हमें इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल दूर होना पड़ेगा, हमें इनको त्यागना पड़ेगा। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? यह आधुनिक सभ्यता क्या है? गांधी जी सवाल करते हैं। इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। यह अर्थ की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यह अर्थ की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस,
It is unadulterated materialism, and modern civilization is nothing if it doesn't think at every step of the triumph of material civilization. और गांधी जी कह रहे हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता की तुलना गांधी जी जो यहाँ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ही यह बर्बादी की तरफ ले जाएगा। यह पूजा है, अर्थ की पूजा है, यह काम की पूजा है, एक ढंग से यह वासना की पूजा है, और यह बिल्कुल अनअडल्टरेटेड मेटेरियलिज्म उसे वो कहते हैं कि इसमें कुछ भी बेहतर नहीं है। और अगर इंसान तरक्की करे, अगर देश को तरक्की करना है, मानवता को तरक्की करना है, इस प्रकार की सभ्यता से जो अनएडल्टरेटेड मेटेरियलिज्म है, हमें उस पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी इफ़ नॉट यूजलेस। इट इज़ परहैप्स, यह बिल्कुल ही अनिवार्य नहीं है, अननेसेसरी है, गांधी जी कह रहे हैं, इफ़ नॉट यूजलेस, अगर बिल्कुल बेकार नहीं है तो। टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशंस, दोनों सभ्यताओं के जो गुण हैं उसको आप देखें, तुलना करें, वजन करें। इट इज़ लाइकली दैट द वेस्ट हैज़ इवॉल्व्ड सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स। तो आप देखेंगे गांधी जी यहाँ कह रहे हैं कि दोनों सभ्यताओं की आप तुलना करें, और आप पाएंगे कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो उसकी जलवायु को, उसके आस पड़ोस को, उसकी वातावरण को सूट करता है, उसके अनुकूल है। एंड सिमिलरली, ठीक उसी तरह वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशंस, और ठीक उसी तरह हमारी जो सभ्यता है वह हमें सूट करता है, हमारी जलवायु के अनुसार है, हमारे पर्यावरण के अनुसार है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रेस्पेक्टिव स्फीयर्स, और दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। सो डियर चिल्ड्रन, इन दिस पार्ट ऑफ द essay, Gandhiji is making amply clear, he is making it crystal clear that two civilizations, the Indian civilization and the Western civilization, both are poles apart in a sense. Why both are poles apart? आप सवाल कर सकते हैं कि दोनों में इतना अंतर क्या है। तो here what Gandhi is telling us, that the very foundation of Indian civilization, गांधी जी यहाँ हमें कहना चाह रहे हैं कि जो बुनियाद है भारतीय सभ्यता की, वह मोरालिटी है, वह एथिक्स है, वह वैल्यूज है, वह रिस्पेक्ट है, वह सेक्रीफाइस है, वह नॉन वायलेंस है। एंड एट द अदर हैंड, द वेरी फाउंडेशन ऑफ द वेस्टर्न कल्चर इज materialism, to have more and more, the tendency to accumulate more and more wealth, earning a lot, spending a lot. So this is the foundation of the Western culture. So the difference is very wide, and it's crystal clear. It's very clear that both are totally different. And thereafter, Gandhi is justifying the difference. He says that Indian civilization is good, or it's suitable to its climate, to its environment, to its people, to its need. Similarly, Western civilization suits its climate, its people, its environment. दोनों सभ्यताएं जो हैं अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुकूल है, दोनों सभ्यताएं वहाँ के लोगों की ज़रूरतों के अनुकूल है, दोनों सभ्यताएं वहाँ की जलवायु के अनुकूल है. So therefore Gandhiji is not in fact at the end of this paragraph, he is not criticizing, absolutely he is not criticizing the civilization of Western countries or the Western civilization. In fact, he is trying to bring a parallel that the Western civilization is according to its climate, to the need of its people. So the Indian civilization is in accordance with the climate of this place, this country, this nation. So yeah, one important thing which I'd like to tell, what Gandhiji tells in this paragraph, that he is not anyhow, he is not trying to denigrate the Western civilization. वह Western civilization को नीचा दिखाना नहीं चाहते हैं. At one point of time, Gandhiji tells that he has learnt a lot from the Western civilization. So Gandhiji कहते हैं कि उन्होंने भी पश्चिमी सभ्यताओं से बहुत सारी बातें सीखी हैं. So
In one of his writings, Gandhiji says that keep the windows of your house open. अपने घर के दरवाजे खुले रखें. Let the good thoughts from every part of the world, let it enter. उसे आने दें, अच्छे विचार, अच्छे ख्यालात, अच्छी चीज़ों को आने दें. So Gandhiji is not completely writing it down. He is not completely denying the Western culture. He is just comparing and convincing the people of this country that your culture, your root is quite important for you and you must stick to it. At the same time, let the good thoughts come from every nook and corner of this world. The distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants. The characteristic of ancient civilization is an imperative restriction upon. तो यहाँ गांधी जी कहना चाह रहे हैं कि द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स. जो आधुनिक सभ्यता है, जिसे आप मॉडर्न सिविलाइजेशन या आधुनिक सभ्यता कहते हैं, वहाँ क्या है कि ज़रूरतों का हमारी चाहतों का कोई अंत नहीं है. इंसान चाहते ही चाहते जा रहा है. एक इसमें कहावत भी है कि men have become mad behind spending and earning. तो हम कमाने और खाने के पीछे सिर्फ लगे पड़े हैं, कमाने और खर्च करने के पीछे, उसके अलावा हम कुछ देखते नहीं. So there is a kind of mad race in this modern civilization. इस तरह से आप कह सकते हैं कि इस आधुनिक सभ्यता में एक प्रकार का पागलपन है. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन. वहीं गांधी जी यह कह रहे हैं कि जो प्राचीन सभ्यता है उसकी विशेषता, उसकी खासियत यह है कि एन इम्पेरेटिव रेस्ट्रिक्शन. तो यह हमें इस प्रकार की अनियंत्रित चाहत पर कंट्रोल करता है, यह हमें रेस्ट्रिक्ट करती है, यह हमें रोकती है. एंड रेस्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स. और इन चाहतों को कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे नियंत्रित किया जाए, यह हमें प्राचीन सभ्यता सिखाती है. अब इस बात को प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि जो आधुनिक सभ्यता है उसमें हम तवज्जो देते हैं, उसमें हम सिर्फ जोर देते हैं कमाने और खर्च करने की प्रवृत्ति पर. लेकिन हमारी जो प्राचीन सभ्यता है वह उस पर नियंत्रण करती है, उसको नकारती है, इस प्रवृत्ति को. द मॉडर्न और वेस्टर्न insatiableness arises really from want of living faith in a future state and therefore also indefinity. The modern or western insatiableness arises really from want of living faith in a future state and therefore also indefinity. The restraint of ancient or eastern civilization arises from a belief, often in spite of ourselves, in a future state and the existence of a divine power. तो यहाँ गांधी जी बिल्कुल साफ साफ कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो मॉडर्न कहें या वेस्टर्न सभ्यता कहें, आधुनिक कहें या पश्चिमी सभ्यता कहें, उसमें एक प्रकार का insatiableness है, एक प्रकार का एक क्रेज है. इनफैक्ट दे ऑल क्रेव ऑल द टाइम फॉर मनी, फॉर वेल्थ, फॉर prosperity. So dear children, so dear children, what I am trying to make you understand that our civilization, which Gandhiji calls Eastern civilization or ancient civilization, both are the same term. So the restraint of ancient or Eastern civilization arises from a belief. तो इस प्रकार का जो नियंत्रण है, चाहतों पर जो नियंत्रण है, वासनाओं पर जो नियंत्रण है, नहीं, यह है कि यकीन से इसकी उत्पत्ति होती है. Often in spite of ourselves, in a future state and the existence of a divine power. और इस तरह से इंसान यकीन करता है ईश्वर के अस्तित्व में, existence of a divine power. So some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist. और गांधी जी तो कहते हैं कि some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist. जो बिल्कुल ही जो अत्याधुनिक खोजें, आविष्कारें स्वाभाविक रूप से वो हमें बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं. But I have no manner of doubt that the victory of man lies in this
in that resistance. लेकिन गांधी जी कहते हैं कि इस प्रकार का जो रेसिस्टेंस, जो आत्मनियंत्रण है, इनफैक्ट इंसान की जीत उसी आत्मनियंत्रण में निवास करती है. We are in danger of bartering away the permanent good for a momentary pleasure. So this is how Gandhi ji is reimposing, re-emphasizing again and again the importance, the greatness of spirituality over materialism. So this is what we studied in this part. We shall continue the same chapter in the next class. Till then, goodbye, take care, namaskar.